नगर की प्रतिभा दिव्यांश वर्मा, जिसने एंड टीवी के वॉइस इंडिया के टॉप 10 में अपना स्थान बनाया और इस नगर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। दिव्यांश आज भी कई टेलीविज़न और फिल्म कंपनी के लिए अपनी गायकी का जो एक उनका हुनर है, जो प्रतिभा है, उसका वे प्रदर्शन कर रहे हैं। आज डेस्क न्यूज स्टूडियो में उनसे हमने एक खास चर्चा की है। उनके प्रेरक, उनके पिता हिमांशु वर्मा से भी हमने मुलाकात की। देखिएगा। दर्शकों नमस्कार। हमारे शहर में कई युवा प्रतिभाएं हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पर यदि उन्हें अवसर मिले, उचित मंच मिले, तो वे अपनी प्रतिभा का कमाल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दिखा सकते हैं। अभी हमने आपको मंदसौर के कवि मुन्ना बैटरी ने जो सोनी टीवी पर अपनी खास प्रस्तुति दी जिसमें उनका चयन हुआ, वह भी एक विशेष अंश न्यूज़ में दिखाया था। आज हम एक खास चर्चा कर रहे हैं हमारे नगर की एक ऐसी ही युवा प्रतिभा जिन्होंने गीत और संगीत की दुनिया में एक अपना नाम स्थापित किया है और आगे भी वे फिल्मी और टेलीविज़न की दुनिया में इस शहर का नाम रोशन करने के लिए लगातार अग्रसर हैं। तो वे हैं, आप इन्हें देखिए और जानिए। इनका नाम है दिव्यांश वर्मा। दिव्यांश, आपका हम हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और सर का, ब्रजेश सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया यहाँ पे आके इंटरव्यू देने का। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर आपके। बिल्कुल। दिव्यांश, हमारे शहर में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की बहुत पुरानी परंपरा है जी, और हम स्थानीय मीडिया के माध्यम से हर प्रतिभाशाली की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और हम और हमारे जो भी दर्शक इस वक्त आपकी और हमारी बात सुन रहे हैं, वे भी यही चाहेंगे कि मंदसौर शहर की ऐसी प्रतिभाएं उस स्तर तक अपना नाम करें जहां महानगरों की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शहर का नाम करती हैं। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत हम आपसे करते हैं। आप दिव्यांश ये बताइए कि ये गीत संगीत, बच्चे तो ज़्यादातर जब स्कूल में जाते हैं तो खेलते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा जाता है या पॉकेट मनी के प्रति थोड़े ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, लेकिन आपने ये माध्यम कैसे चुना? जी, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने फादर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जी, पिताजी को। जी बिल्कुल। क्योंकि जब मैं 4 साल का था तो पापा हमेशा नवरात्रि में जाते थे शामगढ़ में, तो वहाँ पे हमेशा गरबा होता था, वो म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा के साथ होता था। ठीक है। जय दुर्गा पूजा गरबा मंडल, हाँ, जो मेरा पहला मंच में कहूँगा। बिल्कुल। हाँ, मेरा अगला प्रश्न भी यही था जी। तो वहाँ मैं पापा के साथ जिद करके जाता था। तो एक बार पापा ऐसे गरबे दिखाने के लिए ले गए, क्योंकि 4 साल का था मैं छोटा। जी। तो जैसे ही दिखाने ले गए तो जब पापा को गाते हुए देखा और मुझे वो चीज़ बड़ी आकर्षित कर गई। तो जैसे उन्हें गाते देखा तो जैसे ख़त्म हुआ पूरा गरबा वगैरह सब, उसके बाद सडनली आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब मैं रोने लगा वहाँ पे। ठीक है। और सबने पूछा कि क्यों रो रहा है बच्चा, क्यों रो रहा है। तो मैंने बस यही बोला मुझे भी गाना है। तो सब बोले कि अभी एकदम से कैसे प्रिपेयर। पापा भी बोलने लगे कि अरे अभी थोड़ी ना प्रिपरेशन है। अच्छा, वो जो रोना था वो जिद वाला रोना था? वो जिद वाला रोना था। वो माइक को पापा के हाथ में देखा था, मेरे को भी गाना। हाँ, तो वो जो माइक हाथ में देखा तो वो मुझे, हो सकता है किसी को किस चीज़ से आकर्षण होता है, मुझे उस माइक से आकर्षण हो गया था उस वक्त। नहीं, हर बच्चे के हीरो होते हैं उसके पापा। जी डेफिनेटली। तो आपने जब देखा कि आपके पापा गा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं और काफ़ी तालियां बजा रहे हैं, तो आपको लगा कि मुझे भी ये करना। हाँ, मुझे भी ये करना चाहिए वैसे। बिल्कुल। तो जैसे ही देखा तो नेक्स्ट डे फिर पापा ने मुझे भजन एक प्रिपेयर करवाया माता जी, और वो मैंने जैसे ही वहाँ गाया तो मतलब माता रानी की कृपा से और पापा के आशीर्वाद से अच्छे से वो प्रेजेंट हो गया उसको। बस फिर तब से मैंने माइक पकड़ा। उसके पहले आपने गाना सीखा नहीं था? वो तो 4 साल का था सर। तो केवल 4? सीखा से इन द सेंस ये है कि जैसे घर में माहौल था। हाँ, तो जैसे पापा गाते रहते तो बस मैं सुनता रहता था। तो कभी कभी वातावरण का भी बच्चों पर प्रभाव जी डेफिनेटली। घर में यदि गीत संगीत का प्रभाव है जी, आपके पापा गाते हैं बजाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आप पे भी पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो दर्शकों, केवल 4 साल की उम्र में इस युवा ने पहला मंच साझा किया, वो भी अपने पिताजी के सामने, और प्रेरणा स्रोत भी इनके पिताजी ही है। बहुत अच्छी बात है। तो दिव्यांश, फिर आगे ये सफ़र कितना बड़ा? अब 4 साल से तुम अब
काफ़ी आगे आ गए हो। 4 साल से सर 23 साल का हो गया। 23 साल तक के आपके सफ़र में लगभग 17 साल का ये जो और पीरियड रहा। हाँ, 17 से 18 साल, ये 19वां साल चल रहा है मेरी म्यूजिकल जर्नी का। तो सर यहाँ स्कूल कौन सा था आपका जहाँ पढ़ते थे? यहाँ पे सर मैं सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ा, और फिर जैसे ही हम पहले गरुड़ में रहते थे, तो वहाँ से पापा मंसूर आ गए थे। पापा ने मंसूर में जॉब किया और उनको यहाँ पे ले गए। बिल्कुल। तो जब फिर यहाँ जैसे ही आए तो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था बहुत साल पहले, वॉइस ऑफ मालवा। ओके। तो उसमें जूनियर में मैं प्रथम आया था। अच्छा। तब मैं 8 या 9 वर्ष का था। उसमें जो हमारे जज थे और स्पेशली जो हमारे कोच थे अल्पना गांधी मैम, जो हमारे शासकीय संगीत विद्यालय में मैम हैं, तो मैम के सानिध्य में बहुत कुछ सीखा और उन्होंने जो प्रिपरेशन करवाई थी। और फिर जब वो कंपटीशन जीता तो उसके बाद मुझे काफ़ी सराहना मिली बचपन से, और सर आपसे भी उस वक्त बहुत सराहना मिली थी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेस टीवी के माध्यम से और सब जगह से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी सराहना मिली। तो तब से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ उसके बाद। बिल्कुल। तब फिर उसके बाद म्यूज़िक मेरा हॉबी नहीं, वो पैशन बन गया। बिल्कुल। फिर शासकीय संगीत महाविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया, तो वही अल्पना मैम का फिर से सानिध्य, और उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब म्यूजिक कॉलेज भी ज्वाइन किया? जी जी, वो बिल्कुल मंसूर का जी। तो यहाँ पे जो भी अल्पना मैम ने सिखाया, उसके बाद फिर देवेंद्र कुमरे सर आए, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। तो मतलब मेरे पापा के बाद अल्पना मैम और देवेंद्र कुमरे सर जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया और ट्रीट किया और काफ़ी सही चीज़ें बताई, तो ताकि उसी पापा का, मैम का और सर का जो कॉम्बिनेशन था सिखाने का, उसको मैं भुनाता गया। और प्लस पापा ने फिर मुझे बचपन से अच्छे अच्छे गाने सुनने को दिए, उनको प्रिपेयर करने को बोला। तो उसके बाद सर मैं 8 या 9 साल का था, तब से ही मैंने कॉम्पिटिशन्स में ऑडिशंस देना स्टार्ट कर लिए थे। तो पहला ऑडिशन था मेरा 2009 में लिटिल चैम्प्स का, सारेगामा का। बिल्कुल। तो उसमें फर्स्ट राउंड में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर फिर दिया, और ऐसे करते मैं हर साल ऑडिशंस देता रहा। बिल्कुल। और तब जाके सर फाइनली 2015 में मुझे इंडियन आइडल जूनियर में मुंबई के लिए सिलेक्ट हुआ था। लेकिन उस वक्त भी शायद नहीं था, तो उस वक्त सिलेक्ट नहीं हुआ था, मुंबई से लौट के आना पड़ा था। उस वक्त हमें बहुत बुरा भी लगा था पापा को मुझे, क्योंकि हम गए थे उम्मीद के साथ, बड़ी उम्मीद रहती है। जी बिल्कुल। तो बट उसके बाद फिर हार नहीं मानी, फिर ऑडिशंस दिए, और फिर आया द वॉइस इंडिया का ऑडिशन। तो उसमें जब दिया ऑडिशन, वॉइस इंडिया पर हम आएंगे, इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी प्रतिभा होती है, बस यही एक टर्निंग पॉइंट होता है। आपने कहा कि मैं सारेगामा में ऑडिशन दिया, पहली बार में नहीं हुआ, फिर बार बार दिया। इंडियन आइडल में पहले में नहीं हुआ, फिर हुआ, गए बड़ी उम्मीद के साथ, लेकिन निराश होकर आ गए। ये एक ऐसा पॉइंट रहता है कि यहाँ से कलाकार अपने आप को पीछे भी कर लेता है, कहीं निराश हो जाता है, होपलेस हो जाता है कि वहाँ तो इतने लोग आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं, हम तो बहुत छोटे। अब ये छोटे शहर वाली भी मानसिकता से हमें उबरना पड़ेगा। क्योंकि अब इन बड़े बड़े मंचों को बड़े शहरों की मोहताज नहीं रहे हैं ये टीवी चैनल या बड़े मंच। अब तो छोटे गांव का भी प्रतिभाशाली कलाकार अपने आप को स्थापित कर सकता है। तो दिव्यांश की तारीफ ये है कि ये लड़का उस वक्त निराश नहीं हुआ जब इसे शुरू में असफलताएं मिली। यही बात सीखने वाली होती है। जो भी हमारे युवा इस वक्त देख रहे हैं वे इस बात को ज़रूर सीखें। तो दिव्यांश, अब आप आइए, जो इस शो की वजह से आप पूरे देश में पहचाने गए, मंसूर का नाम रोशन किया, कैसे वहाँ पहुँचे? तो सर वही मैं 2009 से ऑडिशंस दे रहा था और 2016 आ गया था, तो लगभग 8 साल हो गए थे मुझे ऑडिशंस देते हुए। लेकिन वही है कि ना मैंने हार मानी, ना मेरे पापा ने हार मानी, और हमेशा सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए। तो जैसे ही फिर से ऑडिशंस दिया, तो उस वक्त मेरे बहुत ज़्यादा राउंड्स हुए उस शो के, तो बैक टू बैक ऑडिशंस। तो उसके बाद फाइनली मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, मुंबई के लिए। और देन मुझे ब्लाइंड ऑडिशंस के लिए बुलाया गया। ओके। और उसके बाद फिर ब्लाइंड ऑडिशंस में 1 महीना मेरा प्रिपरेशन चला वहीं पर मुंबई में। और वहाँ ऑल ओवर इंडिया से 108 प्रतिभागी थे। ठीक है। उनमें से कितनों का सिलेक्शन करना था? उनमें से उनको 56 करना था। ओके। 108 में से 56। ठीक है। तो 108 में 56। तो सबसे पहले तो जिस दिन मेरा ऑडिशन था उस वक्त लास्ट में काफ़ी ऑलमोस्ट 50 लोग तक सिलेक्ट हो चुके थे जिस टाइम पे मेरा ऑडिशन था। तो एक वो थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी, बट जिस दिन मेरा ऑडिशन था उस रात को मैं सच बोलूँ तो मुझे नींद नहीं आई थी। ठीक बात है। और सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा रही कि मेरे अंदर कोई नर्वसनेस नहीं थी ऑडिशन को लेकर। मेरे मन में सिर्फ एक था कि अगर सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो 1 महीने में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ। बिल्कुल। तो उसके साथ आगे फिर पढ़ूंगा अपने म्यूजिक को। पॉजिटिव सोच रखा। मतलब ये कभी नहीं सोचा कि मुझे लाइफ में अपने सिंगिंग को छोड़ना पड़ेगा, म्यूजिक को छोड़ना पड़ा, ये ख्याल कभी आया नहीं आया, कभी आएगा भी नहीं। बिल्कुल। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो जैसे वहाँ पे बजर दबे
शो के अंदर सिलेक्शन हुआ तो फिर एक खुशी आ गई। उसके बाद तो फिर मैंने काफ़ी सारे जजेस के साथ डांस भी किया, उनके साथ एंजॉय किया, और बस फिर वहाँ से एक सीखने का एक नया लेवल शुरू हुआ। 108 में से 56 में आपका चयन हो गया जी। तो ये जो 108 पार्टिसिपेट थे आपके साथ, ये सारे लोग 1 महीना पूरा रहे वहाँ पर? जी सर, सभी लोग। तो कहाँ आप लोगों को रखा जाता था? हम लोगों को अंधेरी ईस्ट में एक होटल था, ट्यूलिप जी। रेसिडेंसी करके, वहीं पर। वहाँ पे साकिन। तो प्रैक्टिस भी वहीं करवाते थे? प्रैक्टिस हम फिल्मिस्तान स्टूडियो में जाते वहाँ थे जाते practice के थे। लिए। तो वहाँ से अच्छा, हमारे local coaches करवाते इस थे। दौरान आपकी कुछ बड़ी हस्तियों से भी मुलाकात हुई होगी वहाँ गीत संगीत की? उस दौरान हुई ना बड़ी हस्तियों से, सभी से, जैसे श्याम सर से हुई, सलीम मर्चेंट सर से हुई, नीति मोहन में, बैनी दयाल सर, इनसे फिर बीच में सुखविंदर सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई थी। यानी युवाओं के जो एक आइडल कह सकते हैं, उन सबको से आप मिले? उन सबसे ऑलमोस्ट। ये भी एक अपने आप में एक्साइटमेंट रहता है। जी जी। जैसे मेरी पसंद के गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन थे, मैं बचपन से उनको पसंद करता, और मंदसौर में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 3 बार उनका मुझे इंटरव्यू करना पड़ा, क्योंकि वो 3 बार इस शहर में आए। तो शिद्दत से हम किसी को भी यदि चाहते हैं तो ईश्वर कुछ ऐसा योग जमा देता है कि उनके साथ अपना, तो जिन जिन लोगों को आपने हीरो समझा था उन सब के साथ आप ऑलमोस्ट मैं सभी से मिले आप लोग। ठीक है, तो अब आप 108 से 56 में आ गए। जी। अब 56 के बाद अब कितना और परीक्षा थी? 56 के बाद जो बैटल राउंड था, तो बैटल राउंड में 56 से सीधा 32 पे आना था। ओके। तो 56 से 32 या 30 ऐसे कुछ चयन हुए थे, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था बैटल। ठीक है, 32 में भी हो गया। 32 में भी हो गया। उसके बाद जो था नॉकआउट राउंड था, तो वो 32 में से टॉप 10 थे फिर उसके। ओके, वो 32 में से 10, हाँ, जिसमें आप आ गए? जिसमें मैं आ गया, बिल्कुल। तो वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट चीज़ थी, क्योंकि शुरू से ही वहाँ 108 ही जितने कंटेस्टेंट आए थे, तो हमारे देश में तो वैसे ही प्रतिभा की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी एक से एक सीखे हुए आते हैं, सब अच्छे से आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं उस वक्त थोड़ा आपको किस्मत का भी सहारा चाहिए होता है टिकने के लिए। ठीक बात। तो मैं मानता हूँ कि उस वक्त भगवान का आशीर्वाद रहा मेरे साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहा सभी का। तो मैं टॉप 10 तक सिलेक्ट हो गया फाइनल। बिल्कुल, ठीक है। देन टॉप 10 के बाद फिर हमारा जो राउंड हुआ था, वो था सेलिब्रिटी सिंगर्स के साथ में परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो अच्छा यहाँ 1 मिनट रोकता हूँ। जिस दिन आपके टॉप 10 में आपके सिलेक्शन होने का दिन था जी, उसका 1 दिन पहले का क्या एक्साइटमेंट था आपके मन में? उस वक्त क्योंकि 108 से 56 में आ गए, 56 से 32 में आ गए, अब 32 में 10 में आना तो एक तरह से उसी ऊंचाई को छू लेना रहता। तो कुछ चल रहा था मन में, क्या चल रहा था? चल तो यही रहा था सर, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी, बट सबसे बड़ी बात कि पापा नींद आई उस दिन रात को आप? सबसे बड़ी बात तो कि खाना भी छूट गया था ओके ओके, उस नर्वसनेस के कारण। पापा थे आपके साथ? पापा मेरे साथ शुरू से रहे। पापा ने अपने स्कूल की छुट्टियां ले लेके मेरे साथ रहे, और मैं सेंट थॉमस स्कूल को भी सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उस वक्त इतना कोऑपरेट किया पापा के साथ कि उनको इतना छुट्टियाँ दी, क्योंकि आई वाज अंडर 18 दैट टाइम, तो मुझे पेरेंट्स के बगैर मैं नहीं रह सकता था। 1 महीना 108 पार्टिसिपेट के साथ रहे जी। उसके बाद जब आपका 56 में हुआ तब कितना समय दिया? जब 56 में हुआ तो मेरा जो ओवरऑल वहाँ पे एवरेज में 5 मंथ्स रहा। ओके, 5 महीने रहा शो। इस पूरे मतलब प्रकरण में 5 महीने आपको मुंबई रहना जी। तब कहीं आप टॉप 10 में आए जी। और एंड टीवी पर हम सब ने आपको देखा। जी। बहुत। तो ये है दिव्यांश के संघर्ष की यात्रा कि किस तरह से एंड टीवी में 108 से लेकर के टॉप 10 में आना। तो वास्तव में इस बच्चे में टैलेंट है, प्रतिभा है, इसीलिए हिंदुस्तान के कई इन्हीं की तरह अच्छे कलाकारों को इन्होंने पीछे छोड़ कर के टॉप 10 में स्थान बनाया। अब आप टॉप 10 में आ गए हो और अपनी उस शो में बैठे हो। कौन लोग थे आपके सामने? जब टॉप 10 में आया था तो मेरे सामने वही जजेस थे हमारे। कौन लोग, कौन के नाम उनके? सलीम मर्चेंट सर, सलीम सुलेमान म्यूजिक डायरेक्टर। ओके ओके, शान सर सभी जानते हैं। जी जी जी। बैनी ये संगीत की दुनिया की बड़ी मशहूर हस्तियाँ हैं, ये लोग सब थे। अच्छा, इन लोगों को देख करके आप सहित और भी जो कलाकार थे उनको ऐसा कुछ डर सा लगता था कि इनके सामने हम कैसे गाएंगे? एक्चुअली सर सबसे पहले तो उन लोगों ने हमको इतना पोलाइट हमारे साथ रहे और इतना अपनापन, फैमिलियर, बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए। तो इससे हमको उनसे मतलब वो जजेस वाली बात नहीं लगी, कोचेस वाली बात नहीं लगी। हमेशा ऐसा लगा कि चलो अपने बड़े हैं और वो उनको बस गाइड ही करेंगे अगर कुछ गलती हुई तो। ये बात सिर्फ कला के क्षेत्र में ही होती है कि हमारे जो गाइड होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, वो हमें आगे बढ़ाते हैं। अन्य क्षेत्रों में क्या होता है आप सब जानते हैं। तो बहरहाल जब आपका 10 में से किसी एक को चुनना था जी,
कि उन 10 में से भी पहले 5 4 ऐसा कुछ? हाँ, वो सब 1 बाय 1 करके एलिमिनेट। 10 में सबसे पहले मैं ही हुआ था। अच्छा, 10 में सबसे पहले आप ही हो गए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 तक पहुंचना भी हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि शहर से उन 10 लोगों में आप गए जिनमें आपको चुना गया। तो वहाँ पर हम हालांकि वो क्लिप भी दिखाएंगे दर्शकों को जो आपने वहाँ पर गीत प्रस्तुत किया होगा। तो जैसे ही आपने अपना परफॉर्मेंस कर लिया उसके बाद अच्छा, एक यहाँ पर एक जिज्ञासा हमको होती है, ये हमको आपसे ही दूर करना होगी। ये जो जजेस लोग होते हैं, ये इस तरह के म्यूज़िक कंपटीशन में हर पार्टिसिपेट को जिस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें बिल्कुल इतना आसमान में पहुंचा देते हैं कि लगता है कि उस कलाकार को नीचे देखेगा तो चक्कर आएंगे, मतलब इतना उसको वो चढ़ा दिया जाता है। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमने तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी सुना है कि टेलीविज़न में कैमरे के सामने जब लाइव चलता है तब जो उन जजों के मन में जो भाव होते हैं आप जैसे नवोदित कलाकारों के प्रति, उस शो के बाद यदि आप उनसे मिलने के लिए उनके प्राइवेट जगहों पर जाते हैं तो मैंने सुना है कि कई लोग उतना रिस्पांस नहीं देते। सर, आपकी बात सुनी हुई बात कहीं कहीं सच भी है जी, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस पर्सनल बताऊं तो जब आपके साथ ऐसा नहीं? हाँ, मेरे साथ नहीं हुआ। और जब शो का ग्रैंड फिनाले हुआ था, क्योंकि टॉप 10 के बाद 1 बाय 1 करके सभी एलिमिनेट हुए थे, उसमें हमने पहले सेलिब्रिटी सिंगर्स के साथ गाया था, तो मैंने आदित्य नारायण के साथ परफॉर्म किया था। आदित्य नारायण, ठीक है। तो उनके साथ जैसे परफॉर्म किया था, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था, सब लोगों को मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा था। और मुझे तो ठीक, बट किसी को उम्मीद नहीं थी कि सबसे पहले मैं ये, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो होता गया, फिर वो एलिमिनेशन हुआ और ऐसे करके ग्रैंड फिनाले आया। बिल्कुल। तो ग्रैंड फिनाले के बीच में मैं उस वक्त 12th क्लास में था, तो मेरा एग्जाम्स भी था, तो मैं एग्जाम्स के लिए आया हुआ था। और फिर ग्रैंड फिनाले के लिए मेरे पास कॉल आया था, तो मुझे ग्रैंड फिनाले में भी इनवाइट किया गया। बिल्कुल, ठीक है। ग्रैंड फिनाले के अंदर मैंने मिका सिंह जी के साथ परफॉर्म किया। और मैं सबसे बड़ा मेरा ड्रीम था कि आशा जी से मिलूँ, तो आशा जी से मैं ग्रैंड फिनाले में आशा भोसले, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ जी। तो वो सब था। और उसके बाद रही, उसके बाद की बात तो ये 17 में ये द वॉइस इंडिया में जी, ये सारा अपने साथ प्लस हुआ। उसके बाद का सफ़र, ये 17 की बात है, आज 22 है। इन 5 सालों में आपकी और क्या गतिविधियाँ रही? इस 5 सालों के बीच में तो जैसे ग्रैंड फिनाले हुआ था, इसके 1 महीने बाद मेरे पास शान सर का कॉल आया था। तो उनकी जो वाइफ है राधिका मैम, वो अपना एक हैप्पीडेमिक करके एक संस्था चलाती है जिसमें युवाओं को चांस देते हैं। शान सर का कॉल आया था, उनकी कुछ एनिवर्सरी थी, तो जैसे एनिवर्सरी के लिए उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया था। तो मैं शान सर का कॉल आया तो मना कर नहीं सकता था, बिल्कुल। तो मैं गया, उनसे मिला, उनके वाइफ से मिला, तो वो वहाँ पे उनकी संस्था में उन्होंने मुझे एज ए सिंगर इंट्रोड्यूस भी किया सबके सामने। फिर उसके बाद मैंने मुंबई शिफ्ट करने का प्लान बनाया। तो शुरू में मुंबई शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता है, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे, बिल्कुल इतना ईजी नहीं था। तो 6 महीने सोच में निकल गए, तो उतने में 2017 निकल गया। ठीक है। देन 2018 अर्ली में मैंने सोचा ही कि मुझे अब शिफ्ट करना ही है, तो मैं सीधा मुंबई चला गया। फिर ठीक है, मुंबई गया, उस वक्त पापा ने मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया थोड़ा। उतना में क्या हुआ कि मेरे एक सोनू भैया हैं, तो वो मुझे मिले थे वहाँ पर वॉइस के अंदर ही जी। तो उनका मेरे पास कॉल आया था कि उनका बैंड है, उनको एक सिंगर की ज़रूरत है साथ में। तो पापा और हम लोग चाह ही रहे थे कि जैसे भी मुझे एक वहाँ पे रहने का ठिकाना मिले मुंबई, क्योंकि मुंबई में तो इतना महंगा शहर है कि इतना इजी नहीं होता है सर्वाइव करना, स्वाभाविक है। तो उन्होंने जैसे दिया, तो फिर पापा और हम साथ में गए थे तब, तो देखा तो वो मुझे बहुत अच्छे लग गए। और आज तब से लेके अभी तक 4 साल हो गए, हम लोग भाई हैं, वहीं पर भाई, मैं और शेख भैया। अच्छा। तो अब हमारा पूरा बैंड भी है मुंबई के अंदर। बैंड के साथ फिर हम अपना म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारी टीम ने मिलकर जी म्यूजिक कंपनी पे हमारे 2-3 सॉन्ग्स हैं, किसी रिस्पेक्ट सॉन्ग्स। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा मैंने अदर दूसरी कंपनीज के साथ भी कुछ सॉन्ग्स किए हैं। फिर एक म्यूजिक वीडियो किया जिसमें मैं खुद ही एज अ लाइक लीड एक्टर भी उस वीडियो के अंदर था। बिल्कुल। और तब से वो सफ़र चल रहा है लगातार चल रहा है। यानी उसके बाद आप जी वाला जो आप बता रहे हैं इससे जुड़े हैं और लगातार आप स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हो। लाइक मैं ये नहीं, अवसर भी मिल रहे हैं। हाँ, अवसर भी मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं मतलब आप शुरू हो गया उस मुकाम, उस रास्ते पर बढ़ चले हो जहाँ से अब शायद आप पीछे नहीं आएंगे। अब आपका क्विट होना संभव नहीं। हम भी यही चाहेंगे कि आप आगे बढ़ते चले जाएं। और अगली बार हम आपसे जब इंटरव्यू करें तो आप और नई हैसियत के साथ डेफिनेटली हमारे शो में आए। तो दर्शकों, ये थे दिव्यांश वर्मा, जिनसे हमने आज एक खास चर्चा की। मंदसौर की ये प्रतिभा है और
मुंबई तक इन्होंने अपने गीत और संगीत से धूम मचाई है। दिव्यांश, बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं हमारी। अब दिव्यांश के साथ हमने चर्चा करी तो कितनी बार इनके पिताजी का भी जिक्र आया। निश्चित रूप से किसी भी कलाकार के पीछे कोई एक प्रेरणा पुरुष होता है, वो इनके पिताजी हैं। तो दिव्यांश, हम 2 मिनट आपके फादर से भी बात करें। डेफिनेटली। तो हम आपको विदा करते हैं। श्योर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। सर एक और चीज़ को, अरे दिव्यांश, हमने आपसे इतनी लंबी बात करी और आप हमें बिना कुछ सुनाए ही जा रहे हो, तो ये तो इंटरव्यू अधूरा रहेगा। कुछ हमारे दर्शकों को 2 लाइन ही सही, लेकिन अपने मधुर कंठ से कुछ आप सुनाइए। तो मैं जो गाना गाना चाह रहा हूँ, ये एक ऐसा गाना कि जैसे मैंने कभी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी और ना मानूंगा। ठीक है। वैसे मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो शहर में प्रतिभा है, हर जगह है प्रतिभा है, तो आजकल तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी है। ओके। तो सब किसी न किसी माध्यम से आगे आ सकते हैं, और बस मैं यही चाहूँगा कि कभी हिम्मत टूटने नहीं देना, बस निरंतर लगे रहो। तो आप सभी के लिए कुछ है। यस। राह पे कांटे बिखरे अगर, उन पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपाए सूरज अगर, रात को एक दिन ढलना ही है। मन में ये शोर है क्यों, ईमान कमजोर है क्यों, नाजुक ये डोर है क्यों, ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाए दिल तो क्या। तो दर्शकों, अब हम आपको मिलवाते हैं दिव्यांश के पापा श्री हिमांशु जी वर्मा से, जो उनके लिए प्रेरणा का एक स्रोत रहे हैं। उनके बारे में काफ़ी बात तो दिव्यांश ने बता ही दी है कि वे म्यूज़िक शिक्षक हैं और अपने बच्चे को उन्होंने एक शिष्य के रूप में भी तैयार किया है और आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। हिमांशु जी वर्मा, आप कुछ कहें अपने बेटे के बारे में और जो इसकी यात्रा चल रही है, बताएं। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यांश का जैसा उसने बताया है कि हाँ। 4 साल की उम्र से ही वो कर रहा है सब। मैं जब जाता था तो मेरे साथ वो जिद्द करता था कि मैं भी गाऊंगा, मैं भी गाऊंगा। तो एक दिन फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो जब फर्स्ट उसने परफॉर्म किया तो मुझे लगा कि कर सकता है ये। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। थोड़े क्लासिकल सॉन्ग, सेमी क्लासिकल सॉन्ग, गज़ल, और जो टफ सिंगर्स थे उनके एल्बम की बोला कि इनको सुनो और इनसे सीखो। तो, क्योंकि 4 ईयर में तो शायद उस समय ये स्कूल भी नहीं जाता था। बिल्कुल नहीं, या केजी या इस क्लास में बहुत छोटा था। तो वहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है। धीरे 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 फिर ये सीखता गया। आपको इसमें संभावना नजर आई होगी बचपन से? हाँ, बस वही बात है। और उसका मेन कारण ये रहा कि मैं खुद भी बचपन से चाहता था संगीत के जानकार होने से। हाँ। आप समझ गए कि बेटे में है वो तत्व। हाँ, क्योंकि मुझे भी गाने का वो शौक था, मैं भी कुछ करना चाहता था, लेकिन आप तो जानते हैं कि पुराने मम्मी पापा बिल्कुल थे, बिल्कुल। तो उस हिसाब से उन्होंने, ठीक है, उनका दृष्टिकोण रहा होगा वो उस समय सही थे और इस समय आप सही हैं। हाँ, जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में एक पिता को सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब वो कुछ नहीं कर पाए और वही काम उसका बेटा कर दे। शायद यही अनुभूति आपके अंदर अपने बेटे को लेकर है। चलिए साहब, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद कि आपने